नमस्कार साथियों। आज के हम इस ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे हमारे जो नए सिलेबस का सेकंड बिंदु है, उस सेकंड बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा सेकंड बिंदु है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जाने पृथ्वी है कैसी और ये किस प्रकार से सूर्य या अपने परिक्रमण जो परिक्रमण का कक्ष है उसमें चक्कर लगाती है। तो आज हम सबसे पहले तो इसकी सामान्य जानकारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य जानकारियों में लेते हैं जो संपूर्ण पृथ्वी है। इसके बारे में पहले प्रथम जो विद्वान थे, प्रथम विद्वान जिन्होंने ये बताया, प्रथम विद्वान जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी है वो एक ग्रह के रूप में तो है, लेकिन उसकी जो आकृति है वो आकृतियां कुछ अलग प्रकार से हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी पर वह विद्वान जिन्होंने आकृतियों की चर्चा की और ये आकृति किस प्रकार से पाई जाती है। तो प्रथम विद्वानों के द्वारा ये आकृतियां अलग रूपों में थी। देखिए किस प्रकार से मानी जाती है। प्रथम अवस्था में बताया जाता है पृथ्वी की आकृतियां किस रूप में थी, अंडाकार थी। अंडाकार अवस्था, धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ। बताया गया पृथ्वी है एक गेंद के समान गोल है। फिर बताया गया कि पृथ्वी है ये तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा आकृति की है। वर्तमान समय में जो इसका स्वरूप आया ये बताया गया पृथ्वी नारंगी के समान है, नारंगी के समान है। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो पृथ्वी के हूबहू है, इसलिए कहा जाता है पृथ्वी पृथ्वी ही के समान है। तो यहां से हम ये भी देखते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी ही के समान, पृथ्वी ही के समान गोल है। पृथ्वी ही के समान गोल है। ये जानकारियां हमारे सामने उपस्थित रही। तो ऐसे विद्वानों द्वारा सबसे पहले इसके बारे में, पृथ्वी की आकृतियों के बारे में चर्चा की गई। और ऐसे विद्वान जिन्होंने पृथ्वी की आकृति को विभिन्न विभिन्न रूपों में देखा, ये वर्तमान समय तक हमारी जानकारी और चर्चा का विषय है। और वर्तमान समय में इसकी जो जानकारियां हैं ये हमें किस अवस्था में प्राप्त होती हैं, जो पृथ्वी को पृथ्वी के समान ही गोल बताती है। इसका जो प्रतिरूप होता है साथियों, ये प्रतिरूप हम ग्लोब के रूप में देखते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को हम एक साथ नहीं देख पाते, इसलिए उसका एक प्रतिरूप लेते हैं। और वो प्रतिरूप क्या है? ग्लोब है, अर्थात पृथ्वी का प्रतिरूप। पृथ्वी का प्रतिरूप है ये क्या है? ग्लोब के रूप में है। और ग्लोब किस प्रकार से है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहां से एक बार ध्यान देंगे आप, यहाँ कुछ आकृति के संबंध में भारतीय जो खगोल शास्त्री हैं उनके साथ भी एक संबंध जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी के समान जो गोल आकृति बताई, तो गेंद के समान गोल आकृति बताने वाले भारतीय जो विद्वान थे खगोल शास्त्री, भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। वो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री द्वारा सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी गेंद के समान गोल है। और गेंद के समान गोल होने के साथ साथ यह भी बताया गया कि पृथ्वी एक निश्चित दिशा में ही गति करती है, और वो गति है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वह प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री जिसके द्वारा पृथ्वी को गेंद के समान गोल व दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई बताई गई, कौन विद्वान थे? तो वो थे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। हमारे कुछ ग्रंथ भी मिलते हैं और ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। आर्यभट्टी का ग्रंथ है, इसमें पृथ्वी के बारे में खगोल शास्त्र की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आर्यभट्टी का
आर्यभट्टी का ग्रंथ। इसमें खगोल की जानकारी प्राप्त है या खगोल का ज्ञान है। तो खगोल की जानकारी भारतीय ग्रंथ आर्यभट्टिका से प्राप्त होती है। प्रथम खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, जिन्होंने पृथ्वी को गेंद के समान तो गोल बताया, और इसके साथ ही ये बताया कि पृथ्वी एक गति करती है जिसको घूर्णन गति कहा है। उसकी दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। वर्तमान में जो पृथ्वी की वास्तव में घूर्णन गति की जो स्थिति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर पाई जाती है। इसलिए वर्तमान साक्ष्यों के साथ भी हमारा ये जो सिद्धांत है ये पूर्णतः सही होता है। तो ये सामान्यतः हमारी आकृति को लेकर के चर्चा होती है, और ये जो आकृतियां थी कुछ भिन्न भिन्न अवस्थाओं में प्राप्त होती थी। वर्तमान समय में पृथ्वी की आकृति पृथ्वी के समान गोल बताई जाती है, जिसको हम ग्लोब के रूप में देखते हैं। अब कैसा है ग्लोब, इसके बारे में चर्चा करें तो साथियों, इस प्रकार की एक आकृति जो पृथ्वी की प्रतिरूप या कॉपी मानी जाती है, जिसको ग्लोब कहा जाता है, तो ये ग्लोबी अवस्था है। और ये ग्लोब ही क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसा आप देख पा रहे हैं पृथ्वी किस प्रकार से अक्षीय झुकाव के साथ झुकी हुई है, ये भी हम जानकारी लेंगे आगे। एक बार के लिए जो हमें ग्लोब की अवस्था दिखाई दे रही है, इस ग्लोबी अवस्था में हमारे भारत की जो उपस्थिति है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है ग्लोब में। तो इस प्रकार से जो ग्लोब की आकृति है, ये ग्लोबी आकृति पृथ्वी की संपूर्ण अवस्था को एक साथ देखने के लिए हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए, ये जो ग्लोब प्रतिरूप है जिसको हम पृथ्वी के रूप में जानते हैं, ये मुख्य रूप से किस प्रकार से है? तो यहां से देखेंगे, ये जो अवस्था है जिसको हम ध्रुवीय अवस्था कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और ये अवस्था दक्षिणी ध्रुवीय अवस्था है। इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी दबी हुई है या यहां से चपटी है। चपटी अवस्था है, दोनों ही ध्रुवों में चपटी अवस्था में है। और साथ में हम देखते हैं तो ये सबसे बड़ा भाग जो कि हमें इस रूप में देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ा भाग उभार के रूप में पाया जाता है। ये उभार पाया जाता है, उभारीय अवस्था। ये ग्लोब से हमें प्रतीत होता है कि ग्लोब जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, इस प्रतिरूप में जो हमारी छाया प्रति के रूप में ग्लोब है पृथ्वी का, ये हमें दो अवस्थाओं में प्राप्त होता है। ध्रुवीय अवस्था में चपटा तथा भूमध्य रेखीय अवस्थाओं में उभार के रूप में दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी की जो आकृति है, इस आकृति को कहा जाता है ओवलेट स्फेरॉइड। ओवलेट स्फेरॉइड, और इसी को कहा जाता है लघुवक्ष गोलाभ। लघुवक्ष गोलाभ, ये लघुवक्ष क्या है? दूरों पर से चपटी होने की अवस्था ही लघुवक्ष कहलाती है। दूरों पर चपटी अवस्था लघुवक्ष कहलाती है। इसलिए पृथ्वी की आकृति को कैसी मानी जाती है? लघुवक्ष गोलाभ की आकृति मानी जाती है। गोल तो है लेकिन संपूर्ण रूप से गेंद के समान गोल नहीं है, दोनों ध्रुवों से दबी हुई है तथा बीच में से उभार पाया जाता है। ये अवस्था जो ध्रुवों पर चपटी अवस्था में पाई जाती है, इसको कहा जाता है लघुवक्ष गोलाभीय अवस्था। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी पर कितनी गतियां हैं। तो साथियों, पृथ्वी पर दो प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी की गतियां, इन गतियों में हम देखें तो पृथ्वी पर दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, और ये दो प्रकार की जो गतियां हैं, इनमें एक है जिसको हम कहा जाता है घूर्णन गति। इसी गति को कहा जाता है, घूर्णन गति को ही दैनिक गति, इसी गति को कहा जाता है परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति, और यहीं से अपना क्वेश्चन बनता है। ये तीन नाम है, परिक्रमण और परिभ्रमण में संबंध पूछ लिया जाता है, कौन सी है? तो ये दोनों अलग हैं। परिभ्रमण और घूर्णन समान है,
प्रतिदिन करती है, इसलिए इसको दैनिक गति कहा जाता है। तथा दूसरी जो हमारी गति है उसको कहा जाता है मुख्य रूप से परिक्रमण गति, अर्थात पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण गति। ये 1 वर्ष में चक्कर पूरा लगाती है, इसलिए इसको कहा जाता है वार्षिक गति। तो याद रखेंगे, वर्ष के साथ जिस गति का संबंध जुड़ा हुआ है परिक्रमण गति है, जिसका प्रतिदिन के साथ संबंध जुड़ा हुआ है दैनिक गति है। दैनिक गति घूर्णन या परिभ्रमण है। भ्रमण का तात्पर्य कुछ समय के लिए बाहर निकलना और फिर वापस लौट जाना। तो जब एक दिन में पृथ्वी दिन व रात की अवधि के साथ एक चक्कर पूरा लगा लेती है, उसी को कहा जाता है परिभ्रमण या घूर्णन गति। अर्थात ये जो गति होती है ये पृथ्वी स्वयं अपने अक्ष पर पूरा करती है, स्वयं अपने अक्ष पर पूरा करती है। किस प्रकार से करती है वो अभी चर्चा करेंगे। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जिस अवस्था में टिकी हुई है, उस टिकी हुई अवस्था में जब पृथ्वी इस प्रकार से एक ही स्थान पर इस प्रकार से पूर्ण रूप से 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इस गति को कहा जाता है घूर्णन गति। जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाते लगाते जब वो पूर्णतः इस प्रकार से आगे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते चक्कर लगाते लगाते जब वो अपने पूर्णतः उसी स्थान पर वापस आ जाती है, इसको कहा जाता है परिक्रमण गति या परिक्रमा करती है। तो इस अवस्था में पृथ्वी अपने अक्ष पर टिक करके एक ही स्थान पर अपने चारों ओर चक्कर लगा लेती है, इसको दैनिक गति। और इस दैनिक गति को सामान्यतः हम देखते हैं तो ये जो दैनिक गति होती है इसमें समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड का समय लेती है। इसलिए इसमें इस गति के द्वारा दिन व रात बनते हैं, दिन व रात बनते हैं। किस प्रकार से गति करती है अभी चर्चा करते हैं। दिन व रात बनते हैं। अब ऐसी स्थिति जिसके कारण से हमने घूर्णन गति का जो प्रभाव देखा, जिससे दिन व रात बनते हैं, अगर घूर्णन गति नहीं होती तो दिन व रात नहीं बनते। अर्थात ये अगर अपने अक्ष पर टिकी हुई एक ही स्थिर अवस्था में रहती, सूर्य की उपस्थिति इस प्रकार से रहती तो एक स्थान पर दिन होता तो विपरीत स्थान पर रात बनती। इस प्रकार से अगर घूर्णन गति का प्रभाव दिन रात के साथ है, अगर घूर्णन गति अनुपस्थित होती या घूर्णन गति नहीं होती तो दिन रात नहीं बनते। तो सामान्यतः एक स्थिति तो हमें ये परिणाम के रूप में नजर आती है, या इसका जो प्रभाव है वो किस रूप में दिखाई देता है, दिन रात के रूप में दिखाई देता है। अर्थात घूर्णन गति का जो प्रभाव है, पहला प्रभाव हमें किस रूप में दिखाई देता है, दिन रात बनते हैं। एक स्थिति आती है भूस्थितिक पवनों की जो दिशा है उसमें परिवर्तन होता है, अर्थात पवनें धरातल के समानांतर समानांतर बहती हैं, लेकिन घूर्णन गति के प्रभाव में आकर के वो पवनें जिस दिशा की ओर जा रही होती हैं उनमें कुछ विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण अर्थात अपनी मूल दिशा से भटक जाती हैं या उसकी दिशा का परिवर्तन हो जाता है, उसको कहा जाता है दिशा परिवर्तन। तो ऐसी भूस्थितिक पवनें जो कि नियमित रूप से पृथ्वी के ऊपर गतिमान है, घूर्णन गति के प्रभाव में आकर के वो घूम जाती हैं। तो इस प्रभाव के कारण से क्या स्थिति उत्पन्न होती है, तो प्रभाव का दूसरा प्रभाव बनता है भूस्थितिक पवनों में भूस्थितिक पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। भूस्थितिक जो पवनें हैं इसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो सामान्यतः सबसे पहले हम ये देखें भूस्थितिक पवनें हैं क्या, तो धरातल पर चलने वाली वो स्थायी पवनें जिनको हम व्यापारिक पछाव और ध्रुवीय के नाम से जाना जाता है, ये भूस्थितिक पवनों में आती हैं, अर्थात इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें अपने मूल मार्ग से हट जाती हैं, कुछ विक्षेपित हो जाती हैं और इसकी दिशा अलग हो जाती है। आगे हम हमारा जो वायुदाब और पवनें आएगा उसके साथ में इसको विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी दिशाओं में परिवर्तन होता है और कौन से क्षेत्र में इन पवनों का संचलन होता है। तो ये पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, और दूसरी होती हैं साथियों पछुआ पवनें, और तीसरी होती हैं ध्रुवीय पवनें। इनकी दिशा में परिवर्तन घूर्णन गति के प्रभाव से होता है।
अब देखिए साथियों, अगर ये घूर्णन गति का प्रभाव नहीं होता तो यहाँ ये जो स्थिति है व्यापारिक पवनों की, पश्चिम पवनों की और ध्रुवीय पवनों की, ये समान अवस्था में होती, अर्थात जिस दिशा से जिस दिशा की ओर गमन कर रही थी उनकी दिशा लगातार लंबवत अवस्था में होती या एक निश्चित अवस्था की ओर ही गतिमान होती। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि घूर्णन गति के प्रभाव में नहीं होती तो निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता, अर्थात दिन रात नहीं बनते, वहीं व्यापारिक पवनें सीधी दिशा की ओर गमन करती, पश्चिम पवनें सीधी दिशा की ओर गमन करती और ध्रुवीय पवनें भी अपनी दिशा से विक्षेपित नहीं होती, अर्थात इनकी दिशाओं में जो परिवर्तन आता है घूर्णन गति के प्रभाव से आता है। अब हम ये भी देखते हैं कि एक भाग सूर्य का सामने होता है, एक पृथ्वी का भाग जो कि सूर्य के बिल्कुल सामने वाला भाग होता है। उस सूर्य के सामने वाले भाग पर चंद्रमा सूर्य का जो आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसके कारण से गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी कुछ विक्षेपित होती है या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से जो भाग सामने आता है उस पर गुरुत्वीय प्रभाव ज्यादा होता है, तो वह भाग जो जलीय क्षेत्र की ओर होता है वहां उभार उत्पन्न होता है, अर्थात जल की जो तरंगे हैं वो ऊंची उठती हैं जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है वो भी किसके प्रभाव में आती है, ज्वार भाटा भी इस घूर्णन गति के प्रभाव से उत्पन्न होता है। लेकिन जिस स्थान पर धरातलीय भाग सामने होता है, जहां जलीय भाग नहीं होता, उस स्थान पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति का संभव नहीं होता। इसलिए इस गति का अन्य प्रभाव अगर हम देखें तो यहां से अन्य प्रभाव में हम ज्वार की उत्पत्ति मान सकते हैं, ज्वार की उत्पत्ति अर्थात ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो ये भी इसी गति का प्रभाव है। साथियों ज्वार भाटे में अगर हम देखें तो इसका जो मूल प्रभाव होता है वो क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ संबंध रखता है। तो जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है उस समय ये प्रभाव कुछ लघु ज्वार के रूप में, कुछ दीर्घ ज्वार के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ इस गति के साथ भी इसका संबंध पाया जाता है। तो इसके तीन प्रमुख प्रभाव देखने को मिलते हैं, दिन रात का बनना, भूस्थितिक पवनों की दिशा में परिवर्तन होना और ज्वार की उत्पत्ति का होना घूर्णन गति के प्रभाव में है। अब हम देखते हैं घूर्णन गति पृथ्वी किस प्रकार से करती है, अर्थात ये जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं कि हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट द्वारा बताया गया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की घूर्णन गति या गति पाई जाती है जिसको दैनिक गति कहते हैं। वर्तमान समय भी ये सही है। तो इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित देखते हैं कि किस प्रकार से गतिमान है। देखिए इस प्रकार से पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो किस प्रकार से हो रही है, ये इस प्रकार से गतिमान है और इसी प्रकार से आगे घूमती है। सूर्य की उपस्थिति अगर हम बात करें तो सूर्य इस प्रकार से और पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमती हुई आगे बढ़ती है, अर्थात अपना पूरा चक्र इस प्रकार से करती हुई सूर्य का भी चक्र लगाती है। जब संपूर्ण सूर्य का चक्र पूरा लगा करके एक वर्ष में अपने उसी स्थान पर आती है उसको परिक्रमण गति कहा जाता है, लेकिन अपने अक्ष पर टिकी हुई पृथ्वी इसी स्थिति में घूम जाती है, इसको कहा जाता है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति की दिशा क्या होती है, तो याद रखें घूर्णन गति जब पृथ्वी करती है या घूर्णन जो अवस्था होती है घूर्णन गति, तो ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी किस दिशा की ओर रोटेट होती है, घूर्णन करती है, तो इसको पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट होने की अवस्था में देखा जाता है। अर्थात पृथ्वी अपनी घूर्णन गति अपने अक्ष पर टिककर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर पूरा करने में दिन व रात बन जाते हैं, अर्थात इसको दैनिक गति कहा जाता है। ये संबंध है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के साथ संबंध रखता है। इस प्रकार से घूर्णन गति करती है। तो इस अवधि को घूर्णन गति करने में जो समय लग रहा था, इस समय का संबंध दिन के साथ है या दिन व रात के साथ है। एक चक्कर पूरा कर लेती है, अर्थात घूर्णन गति दिन रात बनाती है और एक पूर्ण चक्कर होता है, एक चक्र पूर्ण होता है। अब किस प्रकार से करती है ये हम देखेंगे। देखिए जब ये चक्कर पूरा कर रही है, संपूर्ण पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा कर रही है, इस समय ये समय कितना ले रही है, 23 घंटे 56 मिनट और
4 सेकंड का समय ले रही है। इस समय जब पृथ्वी इस प्रकार से गतिमान होती है तो जो भाग सूर्य के सामने वाला होता है, इस भाग पर, सूर्य के सामने वाले भाग पर प्रकाश होता है और प्रकाश वाला भाग किसमें होता है? दिन में होता है। यह भाग दिन का समय होता है तथा इसके विपरीत भाग पर, जिस स्थान से पृथ्वी विपरीत दिशा में है, इस स्थान पर रात होती है। तो ये रात की अवस्था होती है, ये दिन की अवस्था होती है। जो जो भाग इसके सामने आता चलता है उस भाग पर सूर्य की किरणें दिखलाई पड़ना शुरू होती हैं, दिन उदय होता है। लेकिन जो भाग पीछे चला जाता है वहां संध्या और धीरे धीरे रात होती चली जाती है। तो इसी स्थिति को हमने पढ़ा था कि जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो हमारे समय में वृद्धि होती है तथा 0 डिग्री से हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो समय में विलंब होता है या समय हमारा पीछे पाया जाता है। तो उस 0 डिग्री के साथ भी इसका संबंध पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री से पूर्व की ओर घूर्णन गति के कारण दिन पहले होता है या समय आगे होता है तथा 0 डिग्री से पश्चिम की ओर समय पीछे होता है, विलंब पाया जाता है। अब यहां से देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार से टिकी हुई है। ग्लोब में भी हमने देखा कि कुछ इसकी तिरछी स्थिति पाई जाती है। तो यहां से हम देखेंगे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। पृथ्वी का अक्षीय तल व कक्षीय तल। अब यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अक्ष क्या है और कक्ष क्या है। तो अक्ष और कक्ष से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिए पृथ्वी इस प्रकार से हमारी सीधी न रहती हुई एक अलग अवस्था में है। अगर हम इस प्रकार से देखें तो हमारा ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण बनता है और इस 90 डिग्री कोण पर पृथ्वी कुछ झुकी हुई है और झुकी हुई अवस्था में है। तो इसका जो अक्ष है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होता है, ये इसका अक्ष है, इस प्रकार से कुछ झुकी हुई अवस्था में है और ये झुकी हुई अवस्था एक्सिस के नाम से जानी जाती है। और ये जो झुकी हुई है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, या हम यूं कह सकते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट। इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट कोण के साथ देख सकते हैं। तो कितना झुकाव पाया जाता है? तो ये जो झुकाव पाया जाता है साथियों, ये झुकाव है इसका 23.5 डिग्री का है। यहां से देखिए 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव न होते हुए ध्रुव कौन सा है? ध्रुव ये है, इसको कहा जाता है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, इसको कहा जाता है साउथ पोल। अब देखिए अपने ये अक्ष की स्थिति है और इस अक्ष पर इस प्रकार से झुकी हुई है तो अक्षीय कोण कितने का बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है या 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी को कहते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन जो इसकी शेष कक्षा बचती है, ये कक्षा साथियों शेष 90 में से 23.5 जाएंगे तो 66.5 डिग्री के साथ बचेगी या 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये अवस्था हम यहां देख सकते हैं 66.5 के साथ में, ये जो हमारी कोणीय अवस्था है ये 66.5 डिग्री के साथ में है। अर्थात इस कोण को अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनता है। इस 66.5 डिग्री की जो अक्षीय जो तल के साथ कक्षा बनती है ये 66.5 डिग्री की बनती है। तो यहां से देखेंगे हमारी 3 जो रेखाएं जिनको हम प्रधान रेखाओं के रूप में देख चुके हैं, इसको कहा जाता है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसी दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। ये कहलाती है कर्क रेखा।
और इसी को कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहां महत्वपूर्ण जो चर्चा होती है ये इसके लिए अक्षांश और देशांतरों के साथ भी इसका संबंध पाया जाता है। तो याद रखिए इस रूप में अगर हम देखें तो हमारी ये 3 प्रधान रेखाओं के साथ में कुछ जो झुकाव दिखाई दे रहा है, इस प्रभाव में अगर हम सूर्य की उपस्थिति को वापस देखें तो सूर्य अगर हमारी इस स्थिति में सीधा चमक रहा है, यहां देखिए अगर सूर्य की उपस्थिति यहां है, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहां से देखिए अगर सूर्य की उपस्थिति इस प्रकार से है तो यहां पड़ने वाली जो किरणें हैं उनका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। और किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, यहां देखिए सूर्य की किरणें अधिकतम रूप से हमें यहां 0 डिग्री से लेकर कर्क और मकर के बीच अधिकतम सीधी अवस्था के साथ प्राप्त होती हैं। अर्थात हमने 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को देखा है। विगत क्लासों के साथ में ये जानकारियां हमारी प्राप्त हो चुकी थी। अगर इनकी बात करें हम तो यहां सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। इस अवस्था में जो झुकाव की अवस्था है, यहां देखिए साथियों इस अवस्था के साथ में जो कक्ष झुकाव है, इस कक्ष झुकाव के कारण से यहां सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। और इस तिरछी अवस्था में अगर सूर्य यहां है तो यहां तिरछी अवस्था के प्रभाव में यहां शीत प्रदेश बनेगा। और यहां उस समय शीत होगी तो शीत के समय यहां रात होगी। और यहां इस समय दिन की अवधि होगी या दिन बनेगा। यहां जब ये स्थिति सूर्य की इस रूप में होगी तो सूर्य की किरणों का प्रभाव हमें यहां तिरछा देखने को मिलेगा। और यहां ये स्थिति रात की रूप में होगी, अर्थात ये जो पोजीशन होगी ये रात होगी। तो इस रूप में दिन व रात की अवधि में भी परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण से होता है, एक दिन में न होकर के वर्ष में। जब हमने 4 तिथियों के बारे में चर्चा की और वो 4 तिथियां कौन कौन सी थी, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। जब सूर्य की स्थिति कभी विषुवत रेखा पर होती है, कभी कर्क रेखा पर होती है, कभी मकर रेखा पर होती है, जब जब सूर्य की किरणों का नति कोण बदलता है उस समय ये स्थिति लंबी दिन व रात की अवधि को इंडिकेट करती है। अर्थात दिन व रात की जो अवधि है उसमें परिवर्तन होता है। वो किसके कारण से होता है, परिक्रमण गति के कारण से होता है। लेकिन दिन व रात किसके कारण से बनते हैं, दिन व रात घूर्णन गति के कारण से, परिभ्रमण गति के कारण से या दैनिक गति के कारण से बनते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां से देखिए दोनों गतियों से संबंधित है, झुकाव कितना है और झुकाव के साथ में सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य का जो किरणों का नतिकोण बनता है, उस नतिकोण के प्रभाव में आकर के हमारे दिन व रात की अवधि बढ़ जाती है या घट जाती है। सामान्यतः विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन व रात समान होते हैं। इस स्थिति को अगर हम देखें तो यहां से हम देखेंगे नेक्स्ट स्थिति हमारी परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति। इस परिक्रमण गति की बात करें तो परिक्रमण गति हम देख चुके हैं, परिक्रमण गति है। इसको किस नाम से परिक्रमण गति है, एक वर्ष में पूरी करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है वार्षिक गति। वार्षिक गति कहलाती है। इस वार्षिक गति का संबंध हमने देखा तो वार्षिक गति है, इसका लगभग जो समय है वो 365 से ही 1/4 दिन का होता है। अर्थात इतने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये जो चक्कर पूरा करती है साथियों, एक चक्र पूरा करती है। अब ये एक चक्कर पूरा करती है, वो भी एक ही चक्कर पूरा हो रहा था, लेकिन ये किसके करती है, ये संपूर्ण सूर्य के चक्कर लगाती है। यह संपूर्ण सूर्य की कक्षा में पूरा करती है। संपूर्ण सूर्य की कक्षा में चक्कर पूरा करती है। किस प्रकार से करती है, देखिए ये हमारे पास में सूर्य की स्थिति है, या इसको हम कुछ छोटी अवस्था में देखें, ये सूर्य की स्थिति है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है।
इस प्रकार से चक्कर लगाती हुई चलती है। ये हम अगर देखें तो ये हमारी पास में स्थिति है सन की, ये इसका रोटेट मार्ग है अर्थ का। तो एक समय पृथ्वी यहां होती है, इस समय इस क्षेत्र पर दिन होता है, ये स्थिति दिन की होती है, तो ये वाला भाग होता है ये रात्रि का होता है, अर्थात यहां दिन होगा और ये भाग होगा ये रात के रूप में होगा। तो ये वाला भाग है ये रात्रि को इंडिकेट करेगा। जब पृथ्वी इस स्थिति में आगे आएगी तो ये वाला भाग होगा ये पुनः स्थिति किसके रूप में होगी, दिन के रूप में होगी। तो ये स्थिति किसके रूप में होगी, रात्रि के रूप में होगी, ये स्थिति बनेगी रात के रूप में, और यहां पर होगा दिन होगा। एक समय होगा जब पृथ्वी यहां तक पहुंच चुकी होगी, अर्थात लगभग यहां से यहां तक आने में 6 महीने का समय ले चुकी होगी, तब तक यहां जो स्थिति बनेगी ये दिन की बनेगी, अर्थात पृथ्वी का यह भाग दिन के रूप में होगा और इसके विपरीत वाले भाग पर यहां रात होगी। एक समय वह होगा जब पृथ्वी इस स्थिति में पहुंच चुकी होगी और ये जो स्थिति होगी ये सामने वाले भाग की जो दिन के रूप में होगी और विपरीत वाले भाग पर रात होगी। तो अगर हम इसको दिन व रात के साथ इंडिकेट करें तो सूर्य के सामने वाला भाग है ये दिन के रूप में है और विपरीत भाग है ये रात्रि के रूप में है, यहां रात होगी। अब ये कब कब होता है ये सारी जानकारी भी हम प्राप्त कर चुके थे। देखिए जब सूर्य की स्थिति इस प्रकार से यहां है, अर्थात इसको हम माने कि पृथ्वी और सूर्य के बीच इस समय पृथ्वी की स्थिति है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है और ये क्षेत्र जो सूर्य के सामने आ रहा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। इस समय सूर्य की स्थिति है वो कब बनेगी, ये बनेगी 21 मार्च को, और साथियों ये स्थिति बनेगी 23 सितंबर को। इसके बाद अगर हम देखें तो ये स्थिति 21 मार्च के बाद में दिन बढ़ना प्रारंभ होगा, मार्च के बाद में ये स्थिति होगी अप्रैल की, इसके बाद में ये अप्रैल के बाद में होगी मई की, इसके बाद में होगी मई के बाद जून की, और ये स्थिति होगी 21 जून। और ये 21 जून की जो स्थिति होगी ये कहां होगी, ये होगी उत्तर में उत्तरी गोलार्ध का कर्क रेखा वाला भाग। तो कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को प्राप्त होंगी। 21 जून से जब आगे चलते हैं तो जून के बाद में जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर। 23 सितंबर को स्थिति वापस कहां होगी, इस 0 डिग्री पर होगी, अर्थात ये 0 डिग्री जो अक्षांश है इसको हम कह रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब सूर्य एक बार 21 मार्च को आता है और एक समय 23 सितंबर को आता है, सूर्य की यह अवस्था कहलाती है विषुव, विषुव कहलाता है। और ये विषुव कब बनता है तो याद रखें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको आगे हम और भी विस्तार के साथ देखने वाले हैं। ये स्थिति जब हम सितंबर के बाद दक्षिणायन की स्थिति को देखते हैं तो सूर्य की स्थिति जब दक्षिणायन में होती है तो सितंबर के बाद में अक्टूबर की स्थिति आती है, अक्टूबर के बाद में नवंबर की स्थिति आती है, और इसके बाद हम देखते हैं दिसंबर की स्थिति आती है। और ये जो समय होता है ये होता है 22 दिसंबर का, 22 दिसंबर, जब सूर्य की सीधी किरणों का प्रभाव मकर रेखा पर होता है, अर्थात ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है और इस मकर रेखा को हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यहां सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव होता है, अर्थात एक वर्ष में जब पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के संपूर्ण चक्र को पूरा करती है, अर्थात अपने निश्चित परिपथ मार्ग से होती हुई संपूर्ण पृथ्वी का वह भाग जो चक्कर लगा करके वापस अपने उसी स्थान पर प्राप्त होता है या आ जाता है, इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। और इस परिक्रमण गति में देखिए एक समय स्थिति दिन व रात की अलग होती है और एक समय स्थिति दिन रात की अवधि की अलग होती है। देखिए दिन रात की अवधि की स्थिति होती है, एक समय जब सूर्य की स्थिति
21 जून को होती है, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ये हम जान भी चुके हैं, उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या बनेगा, जब स्थिति 21 जून को होगी तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रात छोटी होंगी, दिन बड़े व रात छोटी होंगी। और रात छोटी होंगी तो ये स्थिति क्या इंडिकेट कर रही है, दिन बड़े रात छोटी होंगी तो शीत ऋतु बनेगी। और इस स्थिति में जो शीत ऋतु बन रही है, तो विपरीत स्थिति में ग्रीष्म ऋतु बनेगी, दिन बड़े व रात छोटी होंगी, सॉरी यहां देखेंगे ग्रीष्म ऋतु बनेगी क्योंकि गर्मियां ज्यादा रहेंगी, इस समय यहां बनेगी ग्रीष्म ऋतु। एक बार पुनः देख लें, जब सूर्य की किरणें सीधी अवस्था में कर्क रेखा पर होंगी, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, उष्मा ज्यादा आएगी, टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, स्थिति क्या बनेगी, ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होगी। तो ऐसी स्थिति में जब दिन बड़े रात छोटी है तो स्थिति ग्रीष्म ऋतु के रूप में आती है। इसी समय जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 21 जून को सीधा चमक रहा है, तो यहां दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर यह स्थिति कब बनेगी, ये स्थिति 22 दिसंबर को बनेगी। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ही 21 जून के दिन जब सूर्य सीधा चमक रहा है, दिन बड़े व रात छोटी हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर रातें बड़ी व दिन छोटे होंगे। विपरीत प्रश्न पूछा जाएगा, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी हैं, मकर रेखा पर दिन व रात के मध्य संबंध होगा, रातें बड़ी दिन छोटे। तो याद रखना, जब सूर्य अधिकतम दूरी पर कर्क रेखा पर होता है तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें अधिकतम तिरछी होती हैं, इस समय शीत ऋतु होती है। मकर रेखा पर रातें लंबी, दिन छोटे होते हैं। इसलिए यहां हम ये देख पा रहे हैं कि जब ये स्थिति उत्पन्न होगी तो ऋतु का परिवर्तन होगा, और ऋतु परिवर्तन होगा तो ऋतु परिवर्तन किस गति का परिणाम होता है, ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति का परिणाम। दिन व रात की अवधि में जो परिवर्तन है वो किसके कारण से पाया जाता है, परिक्रमण गति के कारण से पाया जाता है, जो कि इस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम इस डायग्राम पर चलें और देखें तो हमारे सामने कुछ ये स्थिति आती है। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जो पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष बन रही है। यहां देखिए ये स्थिति जब विपरीत होती है तो ये शीत ऋतु में होती है, विपरीत स्थिति जो ये होती है ये शीत ऋतु में होती है। जब विपरीत स्थिति ये होती है शीत ऋतु में होती है, जब विपरीत स्थिति ये होती है शीत ऋतु में होती है। लेकिन यहां देखिए कुछ नाम अलग लिखे हुए हैं, किस रूप में है, हम देख रहे हैं सूर्य के सापेक्ष। जो भाग सूर्य के सामने होता है वो गर्मी वाला होता है, जो भाग सूर्य के विपरीत होता है वहां सर्दी होती है। लेकिन जब हम अक्षांश के साथ देखें तो यहां अक्षांश स्थिति देखिए, जब हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री पर लगभग सूर्य की वर्ष भर किरणें सीधी होती हैं, तो यह भाग हमेशा ही ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो यहां इसके सामने वाले भाग पर ग्रीष्म ऋतु बनेगी। लेकिन जब हम कर्क रेखा की बात करें कि सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर है, इस समय कर्क रेखा वाले भाग में ग्रीष्म ऋतु बनेगी, तो मकर रेखा वाले भाग में क्या बनेगी, शीत ऋतु बनेगी। और मकर रेखा वाला भाग साथियों देखिए कहां से, ये मकर रेखा वाला भाग है, इस भाग में शीत ऋतु बनेगी। कर्क रेखा वाले भाग में ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होगी। यही स्थिति जब सूर्य की कब उत्पन्न हो जाएगी, 21 जून के बाद। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें हम देख चुके कहां पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी होती हैं। लेकिन जब स्थिति 22 दिसंबर को बनेगी तो 22 दिसंबर को विपरीत स्थिति होगी, और विपरीत स्थिति में सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर पड़ेंगे तो मकर रेखा वाला जो भाग है ये ग्रीष्म ऋतु का होगा। लेकिन यहां कर्क रेखा की बात करें, ये कर्क रेखा, तो कर्क रेखा वाला भाग किसमें होगा, शीत ऋतु में होगा। यहां दिन की अवधि का संबंध देखें तो दिन की अवधि में क्या संबंध रहेगा, दिन छोटे व रातें बड़ी, दिन छोटे रातें लंबी या बड़ी, ये स्थिति बनेगी। कब बनेगी, तब बनेगी जब 22 दिसंबर की स्थिति होगी। जब उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति जब 22 दिसंबर को होगी तो दिन छोटे रातें बड़ी होंगी, तो ऋतु बनेगी शीत ऋतु। जब यही स्थिति विपरीत में आती है, 21 जून को आती है, कर्क रेखा पर होती है, तो कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु बनती है, तो विपरीत में क्या बनती है, मकर रेखा पर शीत ऋतु बनती है। किस स्थिति में बनती है, 21 जून को शीत ऋतु मकर रेखा पर, इस स्थिति को कहा जाता है मकर रेखा। तो मकर रेखा पर बनेगी शीत ऋतु,
तो कर्क रेखा पर बनेगी ग्रीष्म ऋतु। ये कर्क रेखा की स्थिति है और कर्क रेखा पर बनेगी ग्रीष्म ऋतु, जो हम एक मानचित्र के माध्यम से, अपन डायग्राम के माध्यम से समझ चुके हैं। अब ये स्थिति देखिए, हम कुछ इस रूप में भी देख रहे हैं, जो हमें कुछ ऋतु के साथ संबंध दिखाई दे रहा है। अब यहां देखिए, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इस समय यह ऋतु बनती है बसंत ऋतु। अर्थात इस समय 21 मार्च दिन व रात बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि 21 मार्च को बराबर मानी जाती है। यही स्थिति विपरीत होती है। तो ये विपरीत स्थिति कब होती है? जब 23 सितंबर की बात आती है। 23 सितंबर 23 सितंबर को यह स्थिति दिन व रात का बराबर होना, दिन व रात बराबर होते हैं। अब यहां स्थिति हम देखेंगे ऋतु परिवर्तन के साथ भी, कि जब पृथ्वी इस प्रकार से अपने रोटेट मार्ग में घूमती हुई आगे चल रही थी, तो इस स्थिति में ऋतु का परिवर्तन भी आ रहा था। हम अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में हम जो स्थिति देख चुके हैं कि सूर्य का पृथ्वी के सामने वाला भाग, अर्थात सूर्य के सामने वाला पृथ्वी का जो भाग है, जहां संपूर्ण रूप से किरणें लंबवत होती हैं, वो भाग हमेशा ग्रीष्म ऋतु का भाग होता है। जहां सूर्य विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखीय भाग में उष्णता होगी। जब सूर्य की यही स्थिति कर्क रेखा वाली स्थिति में 21 जून को आ जाती है, तो कर्क रेखा वाला भाग उष्णता में आ जाता है। और जब ये स्थिति 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होती है, तो मकर रेखा वाला भाग उष्णता में आ जाता है। तो जहां जहां सूर्य की स्थिति लंबवत होती है, वह भाग ग्रीष्म ऋतु का होता है। लेकिन दोनों ही गोलार्धों में इसके विपरीत स्थिति में शीत ऋतु बनती है। जब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर के दिन जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। विपरीत संबंध होता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही अधिक और कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से इनके मध्य संबंध पाया जाता है। अब अगर हम आगे देखें इसको, तो साथियों यहां से हम देख सकते हैं इस स्थिति को, परिक्रमण गति की, परिक्रमण गति का प्रभाव। अब परिक्रमण गति के क्या क्या प्रभाव है? तो पहला प्रभाव हमने देखा, जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में परिवर्तन होता है। यहां से अगर आपको ध्यान आ रहा हो, तो जब हमने अक्षांशों की चर्चा की थी, वहां हमने दो स्थितियां देखी थी कि अक्षांश जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करते हैं, तो देशांतर समय कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। साथियों कुछ याद आया होगा कि समय कटिबंधों के साथ हमने देखा था संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है, और इस आधार पर हमने देखा था कि अक्षांशों में जो कटिबंध बनते हैं, जलवायु कटिबंध, इस आधार पर हमने 3 जलवायु के कटिबंध देखे थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। जहां जहां सूर्य की लंबवत किरणें, वहां वहां उष्णता का प्रभाव। तो वहां हमने देखा था कि विषुवत रेखा पर सदा सदा सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, तो उष्णता होती है। कर्क रेखा पर कभी सीधी तो कभी तिरछी होती है, तो एक समय कभी गर्मी तो कभी शीत होती है। तो मिला जुला रूप या मिली जुली अवस्था होती है, जिसको शीतोष्ण कहा जाता है। तथा दूरों पर सदा सदा किरणें तिरछी होती है, तो वहां हमेशा हमेशा शीत ऋतु बनती है। तो उनके साथ में हमने कुछ अक्षांश रेखाओं की बात की थी कि कौन सी अक्षांश रेखाएं जो जलवायु कटिबंध को विभाजित करती हैं। अब कुछ याद आ रहा होगा, तो ऐसे ही जलवायु परिवर्तन किस गति का परिणाम है? परिक्रमण गति का परिणाम है। तो साथ में दिन व रात की अवधि, दिन व रात की अवधि में परिवर्तन, अवधि में परिवर्तन। याद रखेंगे, दिन व रात बनना गुणन गति का परिणाम है, लेकिन दिन व रात की अवधि में परिवर्तन है, ये किसका परिणाम है? परिक्रमण गति का परिणाम है। जो हमने देखा था कि सूर्य के सामने पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती हुई
अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई चारों ओर एक चक्कर पूरा कर देती है। इस प्रकार के चक्कर को कहा जाता है परिक्रमण। और ये परिक्रमण गति है जिसके कारण से जलवायु का परिवर्तन होता है और दिन रात की अवधि में परिवर्तन आता है। साथियों, ये थे इस घूर्णन गति के परिणाम। अब यहां से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से घूर्णन गति के जो परिणाम थे, उन घूर्णन गति के परिणामों में दो महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आए, एक जलवायु का परिवर्तन और एक वर्तमान समय में जो हम दिन और रात की अवधि देखते हैं उसमें परिवर्तन। अब दिन रात की अवधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने देखा सामान्य रूप से विषुवत रेखा पर दिन व रात ये हमने देखा बराबर होते हैं और बराबर हैं तो ये 12 घंटे के हैं, 12 घंटे के होते हैं। लेकिन अगर हम कर्क रेखा की बात करें, कर्क या मकर रेखा पर, तो कर्क और मकर रेखा पर ये दिन रात की अवधि अलग अलग होती है। एक समय 13 घंटे और 26 मिनट का होता है, तो एक समय ये स्थिति अलग बन जाती है और ये स्थिति किस रूप में बदल जाती है, एक समय दिन होगा तो एक समय रात होगी। जब कर्क रेखा पर दिन की अवधि 13 घंटे 26 मिनट होगी तो मकर रेखा पर यह स्थिति रात्रि के रूप में होगी 13 घंटे 26 मिनट। तो ये स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो याद रखना कर्क रेखा पर दिन व रात की अवधि में परिवर्तन कितना पाया जाता है। और अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर सदा 6 महीने के होते हैं। तो ये दिन व रात है, ये 6 माह के दिन और 6 माह की रात, 6 माह है और 6 माह है, दिन व रात की अवधि होती है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके सामने नोटेड है। अब ये थी हमारी आज की परिचर्चा में पृथ्वी की प्रमुख गति और गति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिनके साथ हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। चलिए साथियों, आगे हम देखेंगे अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें अगले बिंदु को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।